तो वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 11th का रेनबो पार्ट 1 कर रहे थे और हम लोग थे नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म पर, जो कि लिखा था जयप्रकाश नारायण ने। हम लोगों ने पेज नंबर 91 तक पैरा 7 पूरा कर लिया था। आज हम बात करेंगे पैरा 8 से। और यहाँ से पहले हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था, ये हमने देख लिया था कि नेशन और नेशनलिज्म जो है, ये जो राष्ट्रवाद का जो नारा देते हैं, ये कुछ क्लास समाज के कुछ लोग होते हैं। ये पूरे समाज के लोगों, पूरे समाज में जितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, जितने लोग रहते हैं, सबके बेनिफिट के लिए, सबकी भलाई के लिए नहीं होता है, बल्कि ये इस ग्रुप के कुछ लोगों के लिए इंटरेस्ट को सर्व करता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 से हम लोग शुरू करते हैं। कहता है लेट अस टेक द प्रिंसेस। अब ये कह रहा है कि अगर हम राजकुमारों को ले लें, देयर फ्रीडम मीन्स कंप्लीट सॉवरेंटी। उनकी जो आज़ादी का मतलब है, उनका जो फ्रीडम का माने है, मतलब है कंप्लीट सॉवरेंटी है, मतलब पूरी तरह से वो लोग सार्वभौम, मतलब आज़ाद हो एकदम। सॉवरेंटी समझ रहे हैं आप? पूरी तरह से आज़ाद हो, किसी पर किसी का रोक टोक नहीं, ठीक है। विच कैन बी वॉन ओनली ऑन द बैटल फील्ड। और ऐसी आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ रणभूमि में किसी लड़ाई को, युद्ध को जीत करके प्राप्त किया जाता है। बट लेकिन विच ऑफ द प्रिंसेस, कहता है कौन सा ऐसा राजकुमार आज है सिंस 1857, मैं अगर 1857 से आज के बारे में बात करूं तो कौन सा ऐसा राजकुमार है इज़ इन ए पोजीशन टू गो फॉर वार, कि वो इस स्थिति में है, वो इस पोजीशन में है कि वो युद्ध के क्षेत्र में जाए, मैदान जंग में जाए। फॉर हिज सॉवरेंटी, अपने सॉवरेंटी को प्राप्त करने के लिए वो मैदान जंग में जाए, रणभूमि में जाए, लड़ाई लड़े और फिर उसको जीतने के बाद अपने आप को सॉवरेन फील करे कि हाँ, मुझे अब कोई नहीं हरा सकता, चूँकि मैं यहाँ ये जंग, ये लड़ाई, ये रण मैं जीत चुका हूँ। ऐसा अब तक 1857 से लेकर आज तक किसी के साथ नहीं हुआ, किसी प्रिंस के साथ, किसी राजकुमार के साथ, किसी शहजादे के साथ ऐसा नहीं हुआ। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है दैट द प्रिंसेस मस्ट परमानेंटली रिमेन वासल्स ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। कहता है कि इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है डैट द प्रिंसेस, कहते हैं कि जितने राजकुमार हैं, मस्ट परमानेंटली रिमेन, वो पूरी तरह से मुस्तकिल तरीके से, अस्थाई रूप से रिमेन वासल्स। क्या रहेंगे वो? वासल्स का मतलब होता है दोस्तों मातहत रहना, अंडर में रहना, ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। कहता है कि ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद है उसके मातहत ही वो रहेंगे अगर वो राजकुमार भी हैं तो। बात समझ में आ रही है आपको? ये कब लिख रहे जयप्रकाश नारायण? पहले की बात है, काफ़ी पहले की बात है, लिख रहे हैं। वो राजकुमार है तो वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन ही रहेगा, कोई मैदान में जाकर के वो युद्ध जीत करके नहीं आएगा और अपने आप को वो सॉवरेन फील करेगा। दिस नेचुरली रेंजेस देम अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट। और जब ये लोग अंग्रेज़ों के जो इम्पेरियलिज्म है, जो साम्राज्यवाद है, उसके अधीन रहेगा, तो फिर ये नेचुरली, ये प्राकृतिक रूप से ये ऐसा है, रेंजेस देम, उनको रखा जाता है अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट, कि वो नेशनल जो मूवमेंट है, जो राष्ट्रीय जो आंदोलन जो हुआ था आज़ादी की लड़ाई के लिए, फिर वो कहाँ होंगे? वो तो उसके अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद के अधीन वो काम कर रहे हैं, वो अधीन है वो राजकुमार। तो फिर वो नेशनल मूवमेंट के बारे में कहाँ से सपोर्ट करेंगे? वो तो उसके ख़िलाफ़ होंगे ना, वो तो उसके बरक्स होंगे, मतलब उसके विरोध में होंगे। यही कह रहे हैं बात। इन सो फार एज इट अपोजेज द इम्पेरियलिज्म, क्योंकि ये साम्राज्यवाद को क्या करता है? चैलेंज करता है। कौन? हमारा नेशनल मूवमेंट साम्राज्यवाद को चैलेंज करता है, तभी तो उसके ख़िलाफ़ आज़ादी मांग रहा है, ठीक है ना। हेयर इज़ द फर्स्ट ब्रीच इन नेशनल यूनिटी। यही तो ब्रीच है नेशनल यूनिटी में, हमारी राष्ट्रीय एकता में। यही एक क्या आ गया? एक ब्रीच आ गया, एक तोड़ आ गया, एक धोखा आ गया कि यहाँ के राजकुमार हैं लेकिन वो अंग्रेज़ी जो साम्राज्यवाद है उसके अधीन है। वो नेशनल मूवमेंट को, आज़ादी की जो स्वतंत्रता संग्राम जो हम लोगों ने छेड़ा था भारतीयों ने, उसका समर्थन वो नहीं करते हैं। लेकिन फिर वो
इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो फिर ये जो अगर वो ऐसा हैं तो ये नेशनल यूनिटी में एक तरह का धोखा है, एक तरह का झटका है, एक तरह का ब्रीच है, एक तरह का दरार है। ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग 9 के बारे में। पैरा 9, द लैंडलॉर्ड्स ऑफ इंडिया, वो तो थे प्रिंसेस की बात। अब बात कर रहे हैं ज़मींदारों के बारे में, भारत के ज़मींदारों के बारे में बात कर रहे हैं। एज इज़ वेल नॉन, जैसा कि जाना जाता है, वेल नॉन है, आर लार्जली द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, तथाकथित लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार लोग थे, अंग्रेज़ों के ही ये बनाए हुए थे। अंग्रेज़ों ने इन लोगों को बना दिया था कि तुम इस एरिया का पूरा जो ये क्या बोलते हैं उसको, वसूली है, पूरा वसूली करोगे, अनाज की वसूली करोगे, कुछ तुम रखोगे, बाकी सब हमारे पास लाकर जमा कर दोगे। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स को जो क्रिएट किया गया था, पैदा किया गया था, ये तो अंग्रेज़ी नीति का ही देन था, ये अंग्रेजी साम्राज्यवाद का ही देन था। द बिगर लैंडलॉर्ड्स हैव ऑलवेज सॉलिडली स्टूड द इंपेरियलिज्म। कहते बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, जिनको अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े एरिया दे रखे थे कि तुम इसे एरिया में लगाओ, जो लगाना है लगाओ, सब कुछ लगा करके सारा का सारा मुझे दो, कुछ अपने भी खाओ। तो इस तरह से जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, हैव ऑलवेज सॉलिडली स्टूड, पूरी तरह से सॉलिडली, एकदम ठोस रूप से वो लोग खड़े थे, किसके साथ, विद द इम्पेरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ वो लोग खड़े थे। एंड हैव बीन इन स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉप्स इन द कंट्री साइड, और ये लोग हैव बीन इन स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉप्स, कहते कि ये लोग काफ़ी मजबूती के साथ हैव बीन इन इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉप्स इन द कंट्री साइड। और देहात में ये जो ज़मींदार लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जिसको कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, ये लोग साम्राज्यवाद का, अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद का काफ़ी बहुत बड़े हिमायती थे। वो लोग कहते थे कि ये सही है, जो हो रहा है, अंग्रेज़ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉप्स, स्ट्रॉन्गेस्ट माने सबसे ज़्यादा मजबूत, प्रॉप्स माने होता है हिमायती माने होता है जो किसी को सपोर्ट करता है, उसको हम लोग प्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। नेशनलिज्म हैज़ नो मीनिंग टू दिस पीपल। अब कहते हैं इन लैंडलॉर्ड्स के लिए जो नेशनलिज्म है, जो हमारा राष्ट्रवाद है, कोई मतलब नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता है। भारत के अंग्रेज़ों ने बना दिया लैंडलॉर्ड, तो अब उन्हीं का गुण गा रहे, अपने भारतीयों को तंग कर रहे, उनसे वसूली कर रहे, है ना, यही है। तो यही कह रहा है कि नेशनलिज्म हैज़ नो मीनिंग टू दिस पीपल। जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, इन लोगों के लिए कोई मीनिंग नहीं रखता, कोई मतलब ही नहीं रखता, एक्सेप्ट जॉब्स इन द हायर सर्विसेज। सिर्फ और सिर्फ उनको क्या चाहिए, जॉब्स चाहिए, वो भी हाई प्लेसेस पे। किन लोगों को, इन्हीं चापलूस लोगों को, जिसको नेशनलिज्म से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है किससे, सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी से और अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद को सपोर्ट करने से। एंड इफ एनी पॉलिटिकल पावर इज़ टू बी गिवन टू इंडियंस, अब कहता है कि अगर यदि कोई पॉलिटिकल पावर, अगर कोई सियासी ताकत या राजनीतिक कोई शक्ति अगर इंडियंस को दिया जाता है, इज़ टू बी गिवन टू इंडियंस ऑन अकाउंट ऑफ नेशनलिस्ट फोर्सेस। कहता है कि ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, अगर राष्ट्रवादी ताकतों के कारण अगर पॉलिटिकल पावर अगर इंडियंस को दिया जाता है, भारतीयों को दिया जाता है, गैदरिंग स्ट्रेंथ, अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या करेंगे, गैदरिंग स्ट्रेंथ, मतलब वो स्ट्रेंथ मतलब वो ताकत वो लोग इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे, एंड देन द बैलेंस ऑफ सच पावर, और फिर ऐसे पावर को बैलेंस करेंगे, पावर भी इकट्ठा करेंगे इधर और उधर उसको बैलेंस करेंगे। आपको समझा रहे दे देमसेल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अपोजिंग, लेकिन वो खुद से, वो लोग जो सपोर्ट कर रहे अंग्रेजी साम्राज्यवाद का, वो खुद ये नहीं चाहते कि वो लोग इसको अपोज करें, वो लोग इसका विरोध करें, वो लोग नहीं चाहते। और इवन एजिटेटिंग अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म, और वो यहाँ तक कि वो एजिटेशन भी करना नहीं चाहते। एजिटेशन का मतलब होता है हंगामा, मूवमेंट, आंदोलन भी ये लोग करना नहीं चाहते ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़। कौन लोग, वही लोग
जिसको अंग्रेज़ लोग पकड़ पकड़ के लैंडलॉर्ड बना देते हैं, किसी को चापलूस लोगों को, ठीक है। वो हैं भारतीय, वो नेशनलिज्म को, राष्ट्रवादी जो उसके अंदर जो गुण है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो उभर कर निकल कर सामने नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि देश आज़ाद हो, लेकिन उनको अपने ओहदे की भी तो पड़ी हुई है ना, उनको हायर प्लेसेस में जॉब्स चाहिए। चलिए, their entry into politics is merely to ensure that their interests do not suffer on account of any power। कहता है कि their entry into politics, ऐसे लोगों की एंट्री, ऐसे लोगों का जो एंट्री में होता है ना, दाखला, प्रवेश पॉलिटिक्स में अगर होता है, अगर राजनीति में ऐसे लोग को लाया भी जाता है या वो लोग आते भी हैं, तो मेयरली, सिर्फ और सिर्फ ओनली टू इंश्योर, सिर्फ इस चीज़ को पक्का करने के लिए, दैट देयर इंटरेस्ट डू नॉट सफ़र, कि उन लोगों का जो इंटरेस्ट है, उन लोगों का जो हित है, उन लोगों का जो अपना जो उन लोगों का मतलब चाहत है, वो सफ़र न करे, वो न झेले, वो बर्बाद न हो। उनकी जो चाहत है, उनको जो चाहिए, उनका जो हित है, वो जैसे का तैसा बना रहे, अंग्रेज़ों से, है ना, अंग्रेज़ों से उसको मलाई मिलती रहे। अगर उनको पॉलिटिक्स मिलता भी है तो अंग्रेज़ों से उनको मलाई मिलती रहे, ये ऐसा चाहते हैं। डू नॉट सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ एनी पावर, कहता कोई भी पावर आ जाए, कोई भी शक्ति उसको मिल जाए, बिंग ट्रांसफर टू इंडियन हैंड्स, कोई भी शक्ति भारतीय हाथों को मिल जाए तो मिलने दो। उनका कहना है, उनकी सोच है कि अगर भारतीयों को शक्ति मिलती है, भारतीय लोग को एम्पावरमेंट मिलता है, उत्थान होता है अगर उनका पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, तो नो प्रॉब्लम, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको मलाई मिलती रहनी चाहिए, किससे? अंग्रेज़ों से। बात समझ में आ रही है आपको? कौन लोग हैं ये लोग? ज़मींदार लोग। नो वन विद द लीस्ट पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कोई ऐसा इंसान दुनिया में तो होगा नहीं जिसको कम से कम पॉलिटिक्स की समझ हो, राजनीति की समझ बहुत कम हो। तो ऐसे भी इंसान आपको मिलेंगे जो राजनीति को कम समझता हो। लीस्ट पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि राजनीति थोड़ी कम समझ में आती हो, ऐसा इंसान इट एम्स एट प्लेसिंग देम इन द सीट ऑफ पावर। उसको क्या करते? नो वन विद द लीस्ट पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इट एम्स एट प्लेसिंग देम इन द सीट ऑफ पावर। कोई भी जिसको थोड़ा भी पॉलिटिक्स का ज्ञान होगा, वो एम्स एट प्लेसिंग देम इन द सीट ऑफ पावर, उसको क्या करेंगे? एम करेंगे, है ना, उसको चाहेंगे कि वो पॉलिटिकली उसको बिठा देंगे कहाँ? सीट ऑफ पावर में। मतलब पावर के सीट में उसको क्या करेंगे? बिठा देंगे। मतलब उसको एक कुछ बना देंगे अपना, सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर। हेयर इज़ द थर्ड ब्रीच इन नेशनल यूनिटी, यही तो एक तीसरा धोखा है नेशनल यूनिटी में, राष्ट्रीय एकता में एक तीसरा बड़ा धोखा है भाई साहब। मतलब पावर पे बिठा दीजिए आप, सीट पे हम बैठ जाएंगे, पॉलिटिकल सीट पे भारतीयों के लिए बैठेंगे, लेकिन हमको मलाई किधर से मिलते रहनी चाहिए? अंग्रेज़ों की तरफ से। मतलब अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद चुपके हमको उधर से मिलता रहना चाहिए। तो ये क्या है? नेशनल यूनिटी में एक तरह का धोखा नहीं है क्या? एक तरह का ब्रीच नहीं है क्या? तो ये बोलता है कि तीसरा ब्रीच है नेशनल यूनिटी में, है ना, राष्ट्रीय एकता में। कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। क्लियर है? 13th, लेट अस टेक द पेजेंट्स नाउ। अब तीसरे रो में पहले प्रिंसेस को लिया, फिर लैंडलॉर्ड्स को लिया, अब ले रहे ये किसको? पेजेंट्स को ले रहे, मतलब फार्मर्स, किसानों को ले रहे। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ पेजेंट्स, सही बात है, भारत जो है किसानों का देश है, ये एकदम तय है। इफ़ इंडियन नेशनलिज्म हैज़ ओनली मीनिंग, इफ़ इंडियन नेशनलिज्म हैज़ एनी मीनिंग, कहता कि अगर भारतीय नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद अगर किसका कोई मतलब होता है, इट शुड मीन द फ्रीडम ऑफ पेजेंट्स, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि किसानों को आज़ादी मिलनी चाहिए, फार्मर्स को आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। व्हाट इज़ दैट फ्रीडम? कहता वो फ्रीडम क्या है? फिर किसानों को अगर आज़ादी मिलनी चाहिए तो फिर वो फ्रीडम है क्या? अबव ऑल, आखिरकार, इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन irrespective of whether that exploitation is carried on by a brown or a white skin। हम इसको तोड़ के पढ़ते हैं। above all,
अंततः आखिरकार सबसे ऊपर इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। इंडियंस को क्या चाहिए, किसानों को क्या चाहिए? फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आज़ादी चाहिए किससे? एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से आज़ादी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर। ये इस बात का कोई गम नहीं है कि वो जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो जो शोषण है वो किया जा रहा है, इस कैरिड ऑन किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय अ ब्राउन और वाइट स्किन। किसी वाइट स्किन माने होता है अंग्रेज, गोरे लोग, या किसी ब्राउन माने हिंदुस्तानी को बोलते हैं। किसी हिंदुस्तानी के द्वारा कोई शोषण किया जा रहा है या किसी अंग्रेज के द्वारा कोई शोषण किया जा रहा है। तो इस शोषण से किसानों को क्या मिलना चाहिए? आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। क्लियर है? इट इज़ फर्दर द अपॉर्चुनिटी, ऐसा फर्दर आगे द अपॉर्चुनिटी जो मौका है, चांस है, टू शेप द नेशंस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़ इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन इंटरेस्ट। तब जा कर के अगर इस तरह से जो एक्सप्लॉयटेशन से अगर छुटकारा मिल जाएगा, अगर जो शोषण हो रहा है किसानों का उससे नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा, है ना, द अपॉर्चुनिटी टू शेप द नेशंस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़। कहता है कि देश का एक मौका मिलेगा देश का क्या करने का? इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक पॉलिसी, नीतियों को शेप करने का, बनाने का एक अच्छा मौका है ना मिलेगा। इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन इंटरेस्ट, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आर्थिक या राजनीतिक जो भी कदम उठाया जाएगा उसका मौका, उसको शेप करने का मौका भारतीयों को मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर हम संक्षिप्त में बात करें, शॉर्ट में बात करें, इट इज़ अ पेजेंट राज। फिर ये क्या कहलाएगा? ये किसानों का राज कहलाएगा, जब किसानों को शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। बात पकड़ में आ रही है आपको? चलिए 14th, एज फॉर मेथड ऑफ स्ट्रगल। अब रही बात कि संघर्ष करने का तरीका क्या होगा। किसान लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन करने का तरीका क्या होगा? मेथड क्या होगा? पेजेंट्स हैव ऑलवेज नोन ओनली वन मेथड। किसानों को सिर्फ एक मेथड पता है, ओनली वन मेथड पता है। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट एक्शन। बस फटाफट काम करो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक्शन। सच एक्शन हाउएवर, ऐसा एक्शन हाउएवर देखा जाए इस तरह से, इज़ डेंजरस फॉर द फॉरेन ऑपरेशंस एज फॉर द नेटिव। कहते हैं कि ऐसा जो एक्शन ये किसान लोग लेंगे, डायरेक्ट एक्शन लेंगे, तो फिर क्या होगा? ये डेंजरस होगा, ये ख़तरनाक होगा। किसके लिए? फॉर द फॉरेन ऑपरेशर्स, जो विदेशी जो जालिम हैं, ऑपरेस कर रहे हैं, हमको दबा रहे हैं, भारतीयों को दबा रहे हैं, उसके लिए भी ख़तरा होगा। और फॉर द नेटिव, और यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय हैं, उनके लिए भी ख़तरा हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी देयरफॉर, अतः ये ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी देयरफॉर मैंने इसलिए ज़रूरी है, दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेटर। कहता है कि दूसरे के इंटरेस्ट के लिए, हित के लिए। कौन दूसरा? नेटिव, मतलब भारतीयों के हित के लिए। द पेजेंट्स डू नॉट बिकम कॉन्शियस, तो कहते हैं कि जो पेजेंट्स हैं डू नॉट बिकम कॉन्शियस, वो लोग जागरूक नहीं होते हैं ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेस्टिनी, उनके आर्थिक और राजनीतिक जो उनका जो किस्मत है, उसकी जो डेस्टिनी है, उसका जो फ्यूचर है, उसके लिए वो कॉन्शियस नहीं होते, उनके लिए वो जागरूक नहीं होते। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, नेशनल यूनिटी ब्रेक्स अप। हाँ, राष्ट्रीय एकता यहाँ भी टूट गया, यहाँ भी टूट गया, टूट आ गया, ब्रेक आ गया, ब्रीच आ गया। एज सुन एज द पेजेंट्री बिकम्स कॉन्शियस, जैसे ही पेजेंट्री जो किसान का काम है, किसान लोग हैं, अगर कॉन्शियस हो जाते हैं, हेयर इज़ अनदर ब्रीच इन द यूनिटी, तो यहाँ भी एक तरह का ब्रीच मिला, एक तरह का नेशनल यूनिटी को धोखा मिला। क्लियर है? चलिए 15th, लाइकवाइज, इसी प्रकार विद द वर्कर्स। अब बात कर रहे हैं वर्कर के बारे में, जो काम करते हैं। तो वर्कर्स फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वेज स्लेवरी। जो वर्कर लोग जो काम कर रहे हैं उनका फ्रीडम क्या है? उसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम वेज स्लेवरी, और उसको आज़ादी किससे चाहिए? वेज स्लेवरी से। वेज मैंने मजदूरी, स्लेवरी मैंने गुलामी, गुलामी वाला जो मजदूरी है उससे उसको
आज़ादी चाहिए। बाय सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन का जो ज़रिया है, मीन्स है, किसी एक इंसान के हाथ में अगर चला जाए तो फिर इंसान पूरा का पूरा कंगाल हो जाएगा। इसी चीज़ को कार्ल मार्क्स या सोशलिस्ट लोगों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समाज में किसी एक के हाथ में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आज हो रहा है, पूरा का पूरा समाज का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो पूरा का पूरा समाज है, किसी एक ही 2 या 3 लोगों के हाथों में आज कैद है, बंधा हुआ है। पैसे उसी के पास हैं, बाकी किसी के पास देश में पैसे नहीं हैं। भूख मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन वो लोग खुश हैं। तो वो ज़माना भी इसलिए बोलता है कि वो वर्कर्स को, मज़दूरों को उसकी आज़ादी कैसे मिलेगी, उनकी वेज स्लेवरी से। मतलब वही परम पट्टा की उतनी ही मिलेगा कि उतनी मिलेगा। एक तरह की ग़ुलामी है, ये स्लेवरी है। बाय सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन करने वाले जो उनके सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो किसी एक इंसान के पास थम कर न रह जाए। लाइक द पेजेंट्स, अगर मैं किसानों की बात करूं, किसानों जैसा, द वर्कर्स वेपन टू इज़ डायरेक्ट एक्शन। कहता है कि किसानों के जैसा ये जो कामकाज करने वाले लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, इनका भी जो हथियार है वो भी डायरेक्ट एक्शन ही है। एकदम फटाक से एक्शन ले लो। जैसे कि किसान लोगों का था, कोई मेथड कुछ नहीं, सीधा सीधा एक्शन लेना है बस। तो इसका भी वही है। एंड दे टू, और वो भी मस्ट नॉट बिकम क्लास कॉन्शियस। उसको भी क्लास कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। क्लास कॉन्शियस का मतलब कि वर्ग के प्रति जागरूक, कि मतलब वो फला वर्ग का है, वो फला क्लास का है, उसकी है ना वर्ग कॉन्शियस है ना। सो दैट नेशनल यूनिटी में बी मेंटेन्ड। अगर ऐसा होगा तो फिर नेशनल यूनिटी को मेंटेन किया जाएगा। अगर वो लोग क्लास कॉन्शियस नहीं होगा, कोई बोलेगा ना कि मैं इस क्लास का हूँ, मैं इस वर्ग से आता हूँ, मैं इस वर्ग से आता हूँ, मैं इस वर्ग से आता हूँ, इस तरह की बात चलेगी तो फिर नेशनल यूनिटी जो है, राष्ट्रीय जो एकता है, वो ब्रीच हो जाएगा, वो टूट जाएगा, मेंटेन नहीं रहेगा। अ क्लास कॉन्शियस वर्किंग क्लास, कहता है कि एक वर्किंग क्लास जो लोग काम करते हैं, अगर वो क्लास कॉन्शियस होंगे, अगर वो अपने वर्ग को लेकर के, अपने कैटेगरी को लेकर के अगर वो जागरूक हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा, मीन्स द ब्रेकअप ऑफ नेशनल यूनिटी। मतलब वो फिर क्या करेंगे, समाज को, हिंदुस्तान को, भारत को बांट देंगे। किस में बांट देंगे, वर्गों में, फलां वर्ग, ढिमका वर्ग, लिमका वर्ग वगैरह वगैरह। तो उससे क्या होगा, नेशनल यूनिटी हमारी वैसे भी टूट जाएगी। हियर इज़ अ फर्दर ब्रिज। फिर कहता है कि फिर यहाँ एक टूट मिल गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ भी हमको टूट देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय एकता में हमको टूट देखने को मिलेगा। कहानी पकड़ में आ रही है आपको? तो ये आपने इतने लोगों के मेथड्स को देखा कि किस तरह से जो हमारा राष्ट्रीय एकता है वो उसमें टूट पैदा हो रही है। हम लोग एक नहीं रह पा रहे हैं। हम लोगों में से कुछ लोग अंग्रेजी साम्राज्यवाद को समर्थन करते हैं और वो मलाई काटने में लगे रहते हैं या लगे रहते थे। पहले की बात है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट करते हैं और हम इसको ख़त्म करते हैं। द अबव एनालिसिस हैज़ शोन, ऊपर के जो भी हम लोगों ने विश्लेषण किया, ये दिखा चुका है दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज नेशनल यूनिटी। हाँ, अब कह रहा है कि हाँ, ये सारी बातें बता रहा है ना कि अब इस तरह का कुछ जो राष्ट्रीय एकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है नहीं। कैसे है, नेशनल यूनिटी नहीं है। विच द सोशलिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय, जिसको कि समाजवादी लोग, सोशलिस्ट लोग डिस्ट्रॉय करने को कोशिश कर रहे, बर्बाद करने, नष्ट करने की कोशिश कर रहे। नेशनलिज्म डज नॉट मीन द सेम थिंग टू ऑल द क्लासेस विद इन द नेशन। कहता है कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो है, डज नॉट मीन द सेम थिंग, एक ही बात को नहीं बताता है। राष्ट्रवाद एक ही जैसा नहीं होता है टू ऑल द क्लासेस, सारे वर्गों के लिए राष्ट्रवाद एक जैसा नहीं होता है। विद इन द नेशन, एक नेशन के अंदर ही इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन सबके लिए राष्ट्रवाद का मतलब एक जैसा नहीं होता है।
It is not to be simply expressed as the overthrow of the foreign incubus. It is not to be simply expressed. ये ऐसा नहीं है कि इसको हम सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं एज द ओवरथ्रो ऑफ फॉरेन इंक्यूबस। इंक्यूबस बोलते हैं दोस्तों एक तरह का, क्या बोलेंगे, जब हम सोते सोते जब हम कुछ मतलब ऐसे ही देखते हैं, जो नहीं होता है वो भी देखते हैं, इसको हम लोग डरावना सपना कह सकते हैं, नाइटमेयर। जो फॉरेन इंक्यूबस है, जो बाहरी विदेशी ये जो डरावना सपना हम लोग देख रहे हैं, इसको ओवरथ्रो करना है, इसको हराना है, इसको हटाना है। इट इज़ नॉट टू बी सिंपली एक्सप्रेस्ड। इसको हम वैसे एक्सप्रेस सिंपली आसान तरीके से नहीं कर सकते एज द ओवरथ्रो ऑफ फॉरेन इंक्यूबस, कि ये फॉरेन विदेशी एक सपना है, डरावना सपना है, और इसको हम लोग हरा देंगे। सम क्लासेस इन देयर वेरी नेचर आर फॉर द इंक्यूबस। कुछ ऐसे क्लासेस हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं इन देयर वेरी नेचर, अपने नेचर में, अपनी प्रकृति के हिसाब से, आर फॉर दैट इंक्यूबस, वो इस डरावने सपने के लिए ही बने हैं, क्योंकि उसका नेचर ही कुछ ऐसा है, उनको मलाई खानी है, ठीक है ना। ऑफ दोज दैट आर अगेंस्ट, और कुछ लोग जो इसके खिलाफ हैं, अंग्रेज़ों की नीति के खिलाफ हैं। सम आर अनकेपेबल ऑफ अपोजिंग इट, मतलब वो खिलाफ तो हैं लेकिन वो इनकेपेबल हैं, अयोग्य हैं, वो उसको अपोज नहीं कर सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते। एंड दोज, और वो लोग दैट आर इन पोजिशन टू डू सो, जो अपोज कर सकते हैं, जो इसी स्थिति में मौजूद हैं, हैव फंडामेंटल इंटरेस्ट्स, उनको अपनी पड़ी है, उनको अपनी उनकी मौलिक हित छुपा हुआ है, उनका छुपा हुआ है ना इंटरेस्ट है, और इसलिए वो अपोज फिर नहीं करते हैं। डायरेक्टली अपोज टू दोज ऑफ द फर्स्ट। कहानी पकड़ में आ रही है? तो यही सारा खेल है सर। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रवाद एक ही राष्ट्र में, एक ही नेशन में, हर इंसान के लिए, हर क्लास के लिए, हर वर्ग के लिए एक जैसा नहीं होता है राष्ट्रवाद। तो किस तरह से राष्ट्रीय एकता हमारे एक नेशन में पनपेगा? कैसे पनपेगा? जब राष्ट्रवाद सबके लिए सेम नहीं है तो राष्ट्रीय एकता कैसे आएगा? इसी बात को जेपी जयप्रकाश नारायण अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, चूँकि ये इस मूवमेंट को चला चुके हैं और इनने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। यही नहीं, आज़ादी मिलने के बाद भी इनने काफ़ी ज़ोर शोर से, जब इमरजेंसी का टाइम था तब उनने काफ़ी ज़ोर शोर से इसका विरोध किया था और फिर सत्ता भी वापस पाई थी। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर हम अगले इस एपिसोड में या अगले क्लास में हम इसको पूरा करेंगे। फ़िलहाल हम लोग यहीं तक 17-16 तक हम लोग इसको रखते हैं। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कुछ और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।